ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार। समस्या जीवन का ही एक भाग है। समस्या में घिरना एक बात है, लेकिन समस्या को समझकर उसको नजरअंदाज करना और अपनी लापरवाही के कारण उसको गंभीर बना देना हम सबकी कमजोरी है। कोरोना संकट का ये दौर भी ऐसा है। कोरोना की भयावहता हम सब जानते हैं, समझते हैं और हमने कई अवसर पर इसे देखा भी है। लेकिन कोरोना जैसी बड़ी समस्या को अपनी लापरवाही और इसे नजरअंदाज करके हम आने वाले समय में गंभीर रूप एक बार फिर से दे सकते हैं। चूंकि आने वाला मौसम पर्व त्योहारों का मौसम है और ऐसे में संक्रमण बढ़ने की आशंका बहुत ज्यादा है। ऐसे में सतर्क रहिए, ध्यान रखिए। कोविड-19 से आप सबको सतर्क और जागरूक करने के उद्देश्य से ही हम आकाशवाणी पर लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर संजय, जैसा कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा कि अगले 6 से 8 सप्ताह भारत में बहुत मायने रखते हैं कोरोना के नजरिए से। चूंकि बहुत सारे पर्व त्योहार हैं, ऐसे में आशंका है कि बाजारों में भीड़ जुटेगी, कई स्थानों पर लोग जमा होंगे और कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ सकता है। अब जबकि त्योहार बहुत नजदीक आ गए हैं, लोगों के मन में त्योहारों को लेकर उत्साह भी है, खुशी भी है, वो इसको सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कोरोना का डर भी है, उन्हें भी लगता है कि तीसरी लहर न आए तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसे में बीच का रास्ता क्या निकाला जाए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना का जो संक्रमण है अभी तो कम है जी, लेकिन हम कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे कोरोना का संक्रमण दोबारा बढ़ जाए। और आगे आने वाले समय में कई सारे फेस्टिवल्स हैं, जैसे दुर्गा पूजा है और दीपावली है और छठ है, भाई दूज है। तो इसमें हमारा मिलना जुलना काफी होता है और भीड़ भाड़ की संभावना होती है जी। इसके लिए भारत सरकार ने अभी गाइडलाइन, दिल्ली सरकार ने भी गाइडलाइन जारी किए हैं कि आप छठ का त्योहार घर पे मनाएं जी। दशहरे में रामलीला की इजाजत तो दी गई है, लेकिन मेले लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो इन सब के पीछे सरकार का उद्देश्य यही है कि भीड़ ना, आप सेलिब्रेट करें जी। सेलिब्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन सेलिब्रेशन प्राइवेट होना चाहिए, फैमिली मेंबर्स के साथ होना चाहिए, भीड़ नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल। और अगर हमने सावधानी अगर बरत ली अगले 4-6 महीने, तो मुझे लगता है कि हम कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसकी बिल्कुल अंतिम चरण में है, क्योंकि 70% के आसपास लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है जी। करीब 25 से 26% लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है जी। दिल्ली में तो आंकड़ा और भी ज्यादा है जी। तो ये मान के चलना चाहिए कि अगर हम 4 से 6 महीने और संयम बरत लें जी। तो मेरे ख्याल से आगे आने वाला समय काफी अच्छा होगा। जी, आपने कोविड टीकाकरण की बात की डॉक्टर संजय। आंकड़े उत्साहवर्धक हैं। पूरे देश में 88 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लग चुका है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है और वो ये है कि जिन लोगों को अब तक टीका नहीं लगा उसमें एक बड़ा प्रतिशत ऐसा है जो टीका लगवाना ही नहीं चाहते। उनके अपने तर्क हैं, शंकाएं हैं, मन में हिचक हैं। ऐसे लोगों को टीका केंद्र जो वेन्यू है वहां तक लाने के लिए सरकार क्या करे? आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सरकार की कई संस्थाएं जो हैं वो तमाम माध्यमों से लोगों से निवेदन कर रही हैं, उनको कोविड टीका की महत्ता बता रही है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती के रूप में आप भी देखते हैं?
जी बिल्कुल देखते हैं, और अगर आप सरकारी आंकड़े देखें तो आज का आंकड़ा मैं देख रहा था जी तो करीब 89 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं, जी जिसमें 65 करोड़ के आसपास फर्स्ट डोज और 24 करोड़ के आसपास सेकंड डोज लगी है। जी। तो जो फर्स्ट डोज लगी है वो तो सेकंड डोज के लिए आएंगे, तो यह मान के चलते हैं कि आंकड़ा ये 65-66 तक तो जाएगा जी। लेकिन जो बचा हुआ 30% है उसको हमें लाना है वैक्सीनेशन के लिए जी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक हिचक है और ये कह सकते हैं कि एक भ्रांति है, और इसकी वजह से कुछ लोग नहीं आ रहे हैं जी। और यह संख्या ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में है, पूरी दुनिया में है जी। आप यूएस में भी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, यूके में जाएंगे तो वहां भी एक छोटा सा वर्ग है जो वैक्सीनेशन के प्रति थोड़ा सा एक आशंका की नजर से देखता है। बिल्कुल। लेकिन हमारा टारगेट यह होना चाहिए कि हम उन लोगों को ले आएं, और उनको लाने के लिए बेहतर तरीका यही है कि हम रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से, दूरदर्शन प्रोग्राम के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूक करें कि यह जरूरी है आपके लिए। जी। जैसे अभी आपने देखा होगा, मैं केरला का डेटा पढ़ रहा था जी। तो केरला का डेटा में बड़ा क्लियर था कि अभी जैसे केरला में सबसे ज्यादा केसेज हो रहे हैं पूरे इंडिया में। जी। जैसे आज का डाटा भी आप देखें तो करीब 13,000 केस हुए हैं जी। लेकिन उसमें मोर्टेलिटी काफी कम है जी। ये सिम्टोमेटिक पेशेंट ज्यादा है। इसका रीजन यह है कि वैक्सीनेशन ज्यादा हुआ है। जी। तो अगर मान लीजिए कि हमारा वैक्सीनेशन ज्यादा होता है तो कल चल के अगर कोई तीसरी चौथी लहर आती भी है जी तो हमें कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है उसमें। बिल्कुल। तो हम अपने भविष्य के बारे में सोचें। हमारे ओपीडी में भी जब पेशेंट आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं जी। तो ये आंकड़ा करीब करीब सेम है कि 10 से पूछते हैं तो उसमें 6-7 का वैक्सीनेशन हो चुका है, 2-3-4 का नहीं हो चुका है। जी। तो हम उनको कहते हैं कि भाई आपने क्यों नहीं लगवाया, तो वो फिर कहते हैं कि हाँ मैं आज ही जाके लगवाता हूँ। जी। तो इस तरह से हमें उनको पूछने की जरूरत है, उनको प्रेरित करने की जरूरत है, और अगर हम करें तो यह संख्या बड़े आराम से 80-90% तक तो पहुंच ही जाएगी। जी। जो भी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, डॉक्टर संजय भी बता रहे हैं कि कोविड टीका लगाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य आपका सुरक्षित ही होगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई शंका है तो आप टीकाकरण केंद्र पर भी जाकर अपनी शंकाओं का समाधान पा सकते हैं, या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट है जो कोविड हेल्पलाइन है 1075, आप उस पर भी फोन करके अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। लेकिन देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप जरूर टीका लगवाएं। डॉक्टर संजय, देश की राजधानी दिल्ली में आज से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, कोविड नियमों का पालन करते हुए। ऐसे में बहुत सारे लोग मंदिरों में जाएंगे और भी धार्मिक केंद्रों में जाएंगे, आपकी क्या सलाह है उन लोगों को? देखिए सरकार का। जी डॉक्टर संजय, डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। दिल्ली में आज से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। सरकार ने अपने निर्देश में साफ किया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जो भी लोग जा रहे हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो मास्क ठीक से पहने। मास्क आप ऐसे पहने कि आपका नाक और मुंह पूरी तरह से ढका हो। सुरक्षित दूरी के नियमों का भी पालन करना बेहद जरूरी है, और सैनिटाइजर का भी आप प्रयोग करते रहें। आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं उसके बाद ये सुनिश्चित करें कि आप अपना हाथ सैनिटाइज करें या साबुन पानी से धोएं। उसके बाद ही अपने हाथ को आप नाक या मुंह को टच करें। बहुत से अवसरों पर हमने देखा है कि हम मास्क लगाए रखते हैं, लेकिन हम कहीं जाते हैं, बहुत सारी चीजों को हम छूते हैं और उसके बाद अचानक ही हम अपना मास्क उतारकर नाक खुजलाने लगते हैं या फिर मुंह के आसपास अपने हाथ को ले जाते हैं, और यही चांस होता है कि आप कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ये छोटी छोटी बातें हैं कि अपने हाथ को जरूर हमेशा सैनिटाइज करते रहें। जब भी आप कहीं जा रहे हैं उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में आप अपने हाथ को बिना सैनिटाइज किए अपने चेहरे की तरफ न ले जाइए। अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो जो भी पर्व त्योहार का मौसम आ रहा है उसको आप अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं और खुद
कोरोना से बचे रह सकते हैं। डॉक्टर संजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि जो धार्मिक स्थल खुले हैं उनमें लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, सरकार का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़े। जी, और नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम जैसे ऑफिसेज खुल गए हैं, स्कूल भी खुला है, अभी 9 to 12 खुले हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल चुका है। तो गवर्नमेंट का एफर्ट यह है कि हम धीरे धीरे नॉर्मलाइज हों, और धार्मिक स्थलों को खोलना भी उसी दिशा में एक पहल है। जी, लेकिन सरकार ने जो आपको जिम्मेदारी दी है, जी, उस जिम्मेदारी का हम पालन करें, और अगर धार्मिक स्थल पर जाएं तो भी यह कोशिश करें कि इकट्ठे ना जाएं। जैसे देखा है कि पूरी फैमिली एक साथ जा रही है, जी, यह ना करें क्योंकि इससे अनावश्यक भीड़ बढ़ेगी। जी, या कोई अगर हम कोई पूजा का आयोजन करते हैं या कोई धार्मिक समारोह करते हैं तो संख्या को निर्धारित करके करें, सरकार ने भी यही कहा है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर जनता इसमें लापरवाही ना करे तो यह सरकार द्वारा उठाया हुआ एक अच्छा कदम है, और इससे धीरे धीरे हम और नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। धार्मिक स्थल खुल जरूर गए हैं, लेकिन कोविड नियमों का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। बड़ौद से महेश शर्मा जी हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। आपका प्रोग्राम बहुत ज्ञानवर्धक है और जानकारी से भरपूर है जी। बहुत शुक्रिया। और मैं मालूम करना चाह रहा जी, तीसरी लहर आने की संभावना है, अब ये बताइए तीसरी लहर अगर आती है तो उसके लिए क्या क्या उपाय क्या? डॉक्टर संजय, जब से अप्रैल और मई के महीने में भारत में दूसरी लहर काफी चरम पर थी, उस समय से ही तीसरी लहर की चर्चा शुरू हो गई थी। कहा जा रहा था अगस्त सितंबर में तीसरी लहर आएगी। अब कहा जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर तीसरी लहर भारत में दस्तक दे सकती है। इनका सवाल भी इसी से जुड़ा है। देखिए, यह सवाल एक एंजाइटी को भी दिखाता है। जी, जो सोसाइटी में एंजाइटी प्रिवेल कर रही है कि हर आदमी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है कि नॉर्मल है तो भी तीसरी लहर के बारे में सोच रहा है। लेकिन यह एक बहुत ही उपयुक्त सवाल है, और यह सवाल हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम सावधानी बरतते रहें। क्योंकि आपने देखा होगा कि फरवरी के महीने में हम बिल्कुल ही निश्चिंत हो गए थे और ऐसा लगा था कि अब तो कोविड चला गया, और मार्च आते आते और अप्रैल आते आते तो बिल्कुल ही ऐसा तहस महस सा हो गया। जी, तो उससे सबक लें, एंजाइटी ना क्रिएट करें और पैनिक ना क्रिएट करें कि तीसरी लहर कब आएगी। किसी को नहीं पता कब आएगी या नहीं आएगी। जी, लेकिन सबक लें यह कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। जी बिल्कुल। और मेरा मानना है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन हुआ है, जी, और अगर कोई नया म्यूटेशन नहीं आता है, जी, तो तीसरी लहर अगर आती भी है तो उसका प्रभाव उतना नहीं होगा जितनी दूसरी लहर में थी। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो इसकी वजह से एंजाइटी और पैनिक क्रिएट ना करें, और यह मान के चलें कि अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हैं और वैक्सीनेशन जिस तरह से चल रही है तो तीसरी लहर हो सकता है न भी है। जी, झज्जर से रमेश कुमार जी जुड़ गए हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। अरे, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक मेरा भतीजा है जी, उसको लकवा मार गया था, 1 साल 3 महीने हो गए जी। मानसिक सेंटर पर ले गया जी और इंजेक्शन नहीं लाया। एक बार दोबारा अपना सवाल दोहराइएगा। एक भतीजा है जी मेरा, 30 साल का है जी, तो उसका लकवा मार गया जी अधरंग जी। हाँ, तो 1 साल और 3 महीना हो गया, उसमें वो ठीक है जी। तो उसने मैं सेंटर पर ले गया था जी सवाल आने के लिए जी, तो वो नाटकी की सेंटर वाले मिले, हम नहीं लावा। डॉक्टर संजय, जितना इनका सवाल समझ में आ रहा है, कह रहे हैं कि इनका एक भतीजा है, उससे 1 साल पहले पैरालिसिस हो गया था, उसको ये कोविड टीका लगवाना चाहते हैं। शायद टीकाकरण केंद्र पर ऐसा बोला गया है कि इनको टीका इस समय नहीं लगाया जा सकता। देखिए, इनका सवाल मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आया जी,
लेकिन मैं इनसे कहूंगा कि अपने जिस डॉक्टर से भी इलाज करा रहे हैं जी, उससे जाकर बात करें और उससे बात करके इस बात का आश्वासन लें कि वो टीका लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं जी, बिना मरीज को देखे फोन के माध्यम से इसके बारे में बताना संभव नहीं है जी, कि क्या प्रॉब्लम है जी। लेकिन कोविड का वैक्सीनेशन का कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब नहीं लगाने की बहुत ही कम ऐसे मामले हैं जहां कोविड वैक्सीनेशन नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक। और उसमें बहुत ही रेयर एलर्जी जैसे किसी को है, जैसे पहले डोज के बाद उसको हो गई जी, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि इनको जाकर बताना चाहिए कि इनको एलर्जी है। तो बहुत ही रेयर कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब ये मान के चलिए कि बिल्कुल न के बराबर है। जी, बिल्कुल ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन है, लेकिन इनको जाकर अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और मुझे लगता है कि इनके डॉक्टर इनकी जरूर सहायता करेंगे और अगर इनके डॉक्टर की यही राय बनती है तो इन्हें वैक्सीनेशन जरूर लगवाना चाहिए। लोनी से यामीन जी जुड़ गए हैं। यामीन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। नमस्ते सर, मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरोड़ी लोनी जिला का जी। सर, मैं जानना चाह रहा था जिन लोगों की दूसरी डोज की डेट आ गई है और उनको आजकल वायरल चल रहा है, बहुत ज्यादा बुखार जुकाम खांसी है, तो वो क्या दूसरी डोज ले सकते हैं? डॉक्टर संजय, ये बढ़िया सवाल है। इनका सवाल कृपया दोहराएंगे। जी, इनका सवाल ये है कि जिन लोगों की कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज की तारीख आ गई है और उन्हें वायरल बुखार है, तेज बुखार है, तो क्या ऐसी स्थिति में दूसरी डोज लेनी चाहिए या नहीं? देखिए, अगर आपको कोई वायरल फीवर है और तेज बुखार है उस समय दूसरी डोज लेने की जरूरत नहीं है जी। वैक्सीनेशन में एक शेड्यूल में एक गैप दिया जाता है, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का। वही इसी के लिए दिया जाता है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहे जी। ऐसा कोई बिल्कुल रिजिड नहीं है कि 3 मंथ्स में ही आपको लगवाना है जी। आप जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि 84 डेज जी, तो 84 डेज के बाद आप लगवाएं, लेकिन जब वायरल फीवर है, बहुत तेज बुखार है तो न लगवाएं, उसका जाने का इंतजार करें जी, और अपने डॉक्टर से राय करें। बिल्कुल ठीक। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से मुकेश राठौर जी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब को नमस्कार। सर, मेरा एक डॉक्टर साहब से सवाल है और एक आकाशवाणी को सुझाव है। जी। सर, सवाल ये है कि बच्चों की वैक्सीन कब तक आ रही है जी, और दूसरा सर ये है कि वर्षा काल में सर्पदंश की केस बहुत बढ़ रहे हैं, समाचार पत्रों पर पढ़ते हैं सर्पदंश के, सांप से काटने के जी। और सर आकाशवाणी को मेरा सुझाव है कि जन जागरूकता ये सर्पदंश से भी कार्यक्रम चलाया जाए, जैसे भूकंप है, भूस्खलन है इत्यादि चलाया जाता है ना सर जी। तो सर इससे लोगों को तुरंत उपचार मिल सके और मृत्यु का जो शिकार हो जाते हैं उससे बचा जा सके। जी बिल्कुल मुकेश जी, हम इस पर प्रयास करेंगे कि कोई जागरूकता कार्यक्रम आप तक पहुंचाएं। डॉक्टर संजय, जो इनका सवाल है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इन्होंने कई सवाल पूछे, इनका एक सवाल मुझे समझ में आया जी। ये बच्चों के वैक्सीन के बारे में कुछ पूछ रहे थे जी, कब तक आएगी? हाँ, बाकी 2 सवाल क्या आप दोहरा सकते हैं? वो दोनों सवाल कोरोना से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए बेहतर है कि आप बच्चों की वैक्सीन वाले सवाल का ही जवाब दें। जी, तो जो बच्चों की वैक्सीन है, बच्चों की वैक्सीन के बारे में कई सारे ट्रायल्स चल रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वैक्सीन को अभी अप्रूवल दिया था जी। और सरकार ने बार बार ये कहा है कि बच्चों की वैक्सीन सितंबर या अक्टूबर के आसपास आएगी। तो अभी तक कोई ऐसा डेट निर्धारित नहीं है कि कब से आएगी, आपको समाचार पत्रों के माध्यम से बताया चल जाएगा जी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि कई देशों में इसके बारे में एक विचार विमर्श है कि बच्चों की वैक्सीनेशन किस एज ग्रुप तक करना है जी। इसके बारे में एक डिबेट है कि क्या 10 साल से कम के बच्चों को वैक्सीन देने की जरूरत है या नहीं है जी। तो मुझे लगता है कि 12 के बाद के बच्चों की वैक्सीन आएगी जी। और 12 से कम के जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीन अभी नहीं आएगी जी। तो हमें इंतजार करना चाहिए सरकार के दिशा निर्देशों का कि 12 से 18 के बीच के बच्चों की वैक्सीन कब आएगी और आपको जल्दी ही इसके बारे में पता चलेगा। जी। हरियाणा से दया किशन जी जुड़ गए हैं। दया जी, स्वागत है आपका।
नमस्कार जी। नमस्ते। बोंदकला हरियाणा ये दयाचंद पंडित बोल रहा हूँ जी। जी पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है जी, क्या हुक्का पीने वालों को कोरोना में कोई भी झाबा हो सकता है जी? धूम्रपान सेहत के लिए हर नजरिए से बेहद गलत है। डॉक्टर संजय, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? इनका सवाल आप दोहराएंगे? हुक्का पीने वालों को कोरोना से कितना खतरा है? बिल्कुल आपने सही कहा कि धूम्रपान किसी भी तरीके से हो जी, चाहे हुक्का पीने से हो या बीड़ी पीने से हो या सिगरेट पीने से हो, वह खतरनाक है जी। वह कोरोना, जैसे आपने देखा होगा, कोरोना में मरीजों को, जिन मरीजों को प्री मॉर्बिड कंडीशन था, जैसे उनको फेफड़े की बीमारी है या डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसमें ज्यादा सीवियर कोरोना हुआ है, उसमें मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हुई। तो अगर आप हुक्का पीते हैं, किसी तरह की स्मोकिंग करते हैं, तो आप लंग डिजीज को इनवाइट कर रहे हैं जी, और आपके फेफड़े उससे कमजोर हो रहे हैं। तो बेहतर है कि हुक्का न पिए और लोगों को भी यही राय दें। और डेफिनेट इसका लिंक कोरोना से है। और कोरोना अगर आपको होता है, मान लीजिए भगवान न करे हो जी, लेकिन अगर होता है और अगर आप स्मोकर हैं जी, और अगर आपके फेफड़े कमजोर हैं, तो आप में इसके सीवियर होने के ज्यादा रिस्क होते हैं। जी बिल्कुल। किसी भी तरह के धूम्रपान से रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है और कोरोना में रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी कमजोर है तो बहुत गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए धूम्रपान आज ही छोड़ दें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। गुरुग्राम से शकील अहमद जी जुड़ गए हैं। शकील जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार सर। अभी मैं सुन रहा था रेडियो में कि चर्चा हो रही थी कि त्योहार आने वाले हैं और त्योहारों में जो है कोविड का संक्रमण बढ़ने का खतरा ज्यादा है और लोग बाहर आएंगे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो इससे खतरा बढ़ेगा जी। तो इस पे शासन प्रशासन अगर जो सख्ती से पालन करवाए, जैसे कि किसी के जरिए से, पुलिस वालों के जरिए से, कि कोई कहीं भी आएगा जाएगा नहीं, ट्रैवल नहीं करेगा, अपना घर पे ही रह के त्योहार मनाएगा, तो इससे तो खतरा बढ़ने का इतना डर नहीं रहेगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है? नमस्कार। सरकार बंदिशें हर समय जारी नहीं रख सकती। आत्म अनुशासन बेहद जरूरी है और उसकी दरकार भी है। डॉक्टर संजय, आप क्या जोड़ेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार नियम और कानून के माध्यम से ही सिर्फ जागरूकता नहीं होती जी। हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो खुद को डिसिप्लिन रखे और आसपास के लोगों में भी उसी का प्रचार और प्रसार करे। तो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और भविष्य में भी दिशा निर्देश जारी होंगे। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम त्योहारों के समय में ज्यादा सतर्क रहें, त्योहार मनाएं, घर पर मनाएं, फैमिली मेंबर्स के साथ मनाएं, लेकिन बाहर जाकर भीड़ भाड़ न करें। और अगर आपने इन त्योहारों को पार कर लिया और 4 से 6 महीने और निकल गए, तो हो सकता है कि हम कोरोना से मुक्त हो जाएं। जी बिल्कुल। गाजियाबाद से राम सिंह जी जुड़ गए हैं। राम जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं राम सिंह दृष्टिबाधित गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मैं जी ये जानना चाहता था जी कि ये जो वैक्सीन आ रही है, ये जो दूसरे जो बीमारियां जैसे मलेरिया है या और डेंगू है, चिकनगुनिया है, क्या इनमें भी इससे कोई लाभप्रद होगा? जी डॉक्टर साहब। जी आपने अच्छा सवाल पूछा है। कोई भी वैक्सीन जिस वायरस विकसित किया जाता है उसी पर काम करेगा जी। कोविड का वैक्सीन डेंगू पर या मलेरिया पर काम नहीं करेगा जी। चूंकि ये बारिश का मौसम है और कई हिस्सों में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं, ऐसे में आपको उससे भी सतर्क रहने की जरूरत है। अपने घर के आसपास सफाई बनाए रखें, पानी न जमा होने दें और समय समय पर आप जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उसका पालन करते रहें। महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सर नमस्कार। नमस्ते।
सर मेरा सवाल है, जो अभी जो कोरोना का जो लंग्स पे इसका इम्पैक्ट तो ज्यादा होता है सर। हमारे रिलेटिव में एक अभी जो 6 दिन पहले एक डेथ हुई सर जी सर। वो हेल्दी थे, उनको कोई हार्ट से संबंधित कोई तकलीफ नहीं थी। वो अभी रिकवर होके घर पे आए थे तो सडनली उनकी सर डेथ हो गई। तो क्या है इसका जो कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो सीधा हार्ट पे भी होता है क्या सर? जी डॉक्टर संजय जी, अच्छा सवाल पूछा। तो कोरोना में कई बार आपने देखा होगा कि थ्रोम्बोसिस की संभावना होती है। तो थ्रोम्बोसिस का असर हार्ट पर भी हो सकता है और बॉडी के अन्य अंगों पे भी हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि जो आपके रिश्तेदार या जो भी फैमिली फ्रेंड थे उसमें भी यही समस्या रही होगी। और इस तरह के और केसेस भी हुए हैं कि पेशेंट कोरोना से तो रिकवर हुआ जी, लेकिन थोड़े दिन बाद उसमें थ्रोम्बोसिस हुआ और जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक और कई बार स्ट्रोक का भी रिस्क हुआ है। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय, बहुत सारे लोग कोरोना से ठीक हो जा रहे हैं लेकिन लंबे समय तक पोस्ट कोविड सिंड्रोम से परेशान रह रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या हो गया। बहुत सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं और यूरिन टेस्ट भी नॉर्मल आ रहा है और समस्या जो है वो बनी हुई है। ऐसे में वो लोग क्या करें? देखिए, कई रिसर्च और कई साइंटिफिक पेपर्स में भी अभी ये बात आई है जी कि लॉन्ग कोविड सिम्टम्स उन लोगों में ज्यादा कॉमन है जिसमें एंजाइटी होती है जी। तो कई ऐसे लोग हैं जिसमें लॉन्ग कोविड है लेकिन एंजाइटी की वजह से उनकी समस्या बढ़ जाती है जी। तो जैसे कई बार एंजाइटी या पैनिक अटैक या जैसे अगर उनकी फैमिली मेंबर में किसी को हुआ है तो उसकी वजह से कोविड से तो मरीज रिकवर हो गया जी, लेकिन अगर उसको जैसे मान लीजिए कि सांस की प्रॉब्लम है या फटिगेबिलिटी है या उसको ब्रीदिंग की कोई और समस्या है जी, तो अपने डॉक्टर से राय ले। और कई बार इन सिम्टम्स को जाने में थोड़ा सा समय लगता है जी बिल्कुल। लेकिन कई बार अगर इसमें एंजाइटी होती है और पेशेंट पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहता है तो फिर उसमें रिकवरी में थोड़ा समय लगता है जी। तो एंजाइटी ना क्रिएट करें। अगर आपकी कोई समस्या है लॉन्ग कोविड का या कोविड से रिलेटेड तो अपने डॉक्टर की राय लें और आपके डॉक्टर आपको सही परामर्श देंगे। मध्य प्रदेश से यशवंत जैन जी हैं। यशवंत जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, संक्षेप में अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, डॉक्टर संजय जी को मेरा नमस्कार। और हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में डेंगू और खांसी और जुकाम की बीमारी हो रही है। अगर ऐसी स्थिति में हमको क्या अपना जो वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए? वैसे हमारे यहाँ वैक्सीन की लगवाने के प्रति लोगों में रुचि बढ़ी है आकाशवाणी और डॉक्टरों की सलाह से। तो मैं चाहूंगा कि डेंगू और उसके बारे में हमको बताएं। डेंगू से जुड़ा ये कार्यक्रम नहीं है। ऐसी स्थिति में वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं? डॉक्टर संजय, एक लाइन में आपसे जवाब चाहेंगे चूंकि समय नहीं है। देखिए, अभी हमने कहा कि अगर आपको डेंगू है या बहुत हाई ग्रेड फीवर है, किसी भी प्रकार का है, वायरल फीवर जो भी है जी, उस समय आप वैक्सीन न लगवाएं। फीवर उतरने के बाद जरूर लगवाएं। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर संजय जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, कोविड नियमों का पालन करते रहिए, आप सब स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।